हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पे। अभी जो है हम लोग कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग एचटीईटी कंप्यूटर साइंस या फिर बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की भी तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों एग्ज़ाम में से अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये सेशन काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। ठीक है, तो किस डेटा स्ट्रक्चर का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन ए है स्टैक, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है ट्री, और फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है वो है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा स्टैक। यानी कि इनफिक्स डेटा स्ट्रक्चर को, मतलब यानी कि इनफिक्स नोटेशन को जो है पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब है ए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। यानी कि हम लोग जो है कॉमनली स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करते हैं इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक है, तो हम लोग जो ये डाटा हम लोग जो ये नोटेशन को कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स से पोस्टफिक्स को, इस प्रोसेस को जो है हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्कैनिंग द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड यूजिंग ए स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ये जो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में जो हम लोग जो है इनफिक्स एक्सप्रेशन को जो है ये लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है एंड यूज ए स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, और ये जो है स्टैक का इस्तेमाल करता है ताकि वो जो है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का जो है ट्रैक रख सके। द स्टैक अलाउज अस टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड प्रीसीडेंस रूल्स व्हाइल रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि स्टैक जो है हम लोगों को परमिशन देता है टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड प्रीसीडेंस रूल। ठीक है, ऑर्डर और प्रीसीडेंस रूल को जो है मेंटेन करने का जो है परमिशन जो है स्टैक ही देता है। वाइल रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन, जब हम लोग स्टैक को जो है रीअरेंज करते हैं, हम लोग जो है इस नोटेशन को रीअरेंज करते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में उस समय। अब है द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट इज कॉल्ड। यानी कि पूछ रहा है वो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से जो है हम लोग डेटा को जो ऐड करते हैं वो रियर में ऐड करते हैं और डिलीट जो है वो फ्रंट से करते हैं। ठीक है, डेटा का एडिशन जो है डेटा जहाँ से ऐड करते हैं वो रियर से ऐड होगा और डेटा जहाँ से डिलीट करते हैं वो फ्रंट से ऐड होगा। तो ऑप्शन है स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यू। ठीक है, ऑप्शन बी क्यू। ठीक है, तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है इसमें जो है डेटा का इंसर्शन जो है रियर से होता है और डेटा का डिलीशन जो है फ्रंट से होता है। ठीक है, और डेटा का डिलीशन जो है क्यू डाटा स्ट्रक्चर में फ्रंट से होता है। तो आइए क्यू डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्यू जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि एलिमेंट रियर से ऐड होता है और रिमूव होता है फ्रंट से। ठीक है, रियर जहां से डेटा ऐड होता है उसको हम लोग इन क्यू ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, फ्रंट जहां से रियर जहां से डाटा ऐड होता है उसको हम लोग इन क्यू ऑपरेशन करते हैं, और डेटा जहां से डिलीट होता है ठीक है फ्रंट से, उसे हम लोग डी क्यू ऑपरेशन कहते हैं। दिस फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट
प्रिंसिपल, यानी कि हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारा वो फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वेयर द एलिमेंट डेट इज एडेड फर्स्ट इज द वन डेट गेट्स रिमूव फर्स्ट, यानी कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसमें होगा यही कि जो एलिमेंट को जो है पहले ऐड किया गया है वो एलिमेंट पहले रिमूव होगा। ठीक है, जो एलिमेंट को पहले ऐड किया गया है वो एलिमेंट जो है क्यू डाटा स्ट्रक्चर में पहले रिमूव होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो फ्रेंड्स क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट है स्टैक ऑपरेट्स। अब स्टैक के बारे में जान लीजिए कि स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो स्टैक ऑपरेट्स ऑन ए लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो स्टैक जो है वो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेयर एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। जहाँ से एलिमेंट जो है ऐड और रिमूव दोनों जो है स्टैक के टॉप से होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब है लिंक लिस्ट के बारे में। तो लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ लीजिए। तो लिंक लिस्ट इज ए जनरल पर्पस डेटा स्ट्रक्चर डेट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट वेरियस अदर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो फ्रेंड लिंक लिस्ट जो है एक जनरल पर्पस डाटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज किया जाता है टू इम्प्लीमेंट वेरियस अदर डेटा स्ट्रक्चर। तो ठीक है, वेरियस अदर डेटा स्ट्रक्चर को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए लिंक लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और लिंक लिस्ट जो है एक जनरल पर्पस डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, However, by itself it doesn't enforce the FIFO behavior that defines a queue। ठीक है, However, हालांकि लिंक लिस्ट जो है खुद से फीफो बिहेवियर को फॉलो नहीं करता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूजेज। तो पूछ रहा है क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है इसमें से कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो अभी हम लोगों ने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन बी है लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन सी है लीलो, यानी कि लास्ट इन लास्ट आउट। तो फ्रेंड्स हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करेगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव फॉलो करेगा। ओके, अब है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजेज। अब पूछ रहा है कि बताइए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ऑप्शन ए है फीफो, ऑप्शन बी है लीफो, ऑप्शन सी है लीलो, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है बताइए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो फीफो है वही हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीलो है लास्ट इन लास्ट आउट। तो फ्रेंड्स हमारा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके फ्रेंड्स, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ओके, तो अब स्टैक के बारे में देख लेते हैं इसको। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। मीनिंग द डेट द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट इज द वन टू बी रिमूव फर्स्ट। यानी कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में ये होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट को हम लोग लास्ट में इंसर्ट करेंगे वही एलिमेंट पहले रिमूव होगा। ओके, जो एलिमेंट को जो है हम लोग लास्ट में इंसर्ट करेंगे वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव होगा।
तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर। तो पूछ रहा है एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कब कॉल्ड होता है। ऑप्शन ए है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑप्शन ए क्लास इज क्रिएटेड, ऑप्शन सी ए क्लास इज डिक्लेयर्ड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब हम लोग जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देखिए कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है फ्रेंड्स, एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल टाइप का मेथड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, डेट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब एक हम लोग जो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड, जब कोई क्लास का हम लोग जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ठीक है, अब है इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू इनिशियलाइज द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर का जो है फ्रेंड्स उसका प्राइमरी पर्पस यही है, इज टू इनिशियलाइज द न्यूली क्रिएटेड प्रोडक्ट, न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। यानी कि कंस्ट्रक्टर का जो है मेन पर्पस ये है कि हम लोग जो है न्यूली क्रिएटेड जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको इनिशियलाइज करना। ठीक है, न्यूली क्रिएटेड जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको इनिशियलाइज करना जो है कंस्ट्रक्टर का जो है फ्रेंड्स प्राइमरी पर्पस होता है। देयरफॉर ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो इसलिए जो है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाता है जब भी हम लोग कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाता है। ओके, तो हम लोग जान गए कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल्ड होता है। अब है ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन C++ आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए बाय डिफ़ॉल्ट जो है C++ में स्ट्रक्चर के ऑल मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं या फिर प्रोटेक्टेड होते हैं। तो फ्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है C++ में स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो पब्लिक होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स हैं C++ में वो जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। अब है इन C++ ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब पूछ रहा है बताइए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है, ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है क्लास के सभी मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं या मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स C++ में जो है इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं क्लासेस के, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। याद रखना है स्ट्रक्चर के ऑल मेंबर्स जो है C++ में वो पब्लिक होंगे और C++ के जितने भी मेंबर्स हैं क्लास के वो सभी के सभी प्राइवेट होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर भी दिया है कि इन C++ ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। इन C++ ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब है इन C++ व्हाट डज ए क्लास होल्ड। इन C++ व्हाट डज ए क्लास होल्ड, यानी कि C++ में जो है एक क्लास क्या होल्ड करता है, यानी कि C++ में जो है एक क्लास क्या होल्ड करता है। ऑप्शन ए एरे,
ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी डेटा एंड फंक्शन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स सी प्लस प्लस में जो है क्लास जो है वो होल्ड करेगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, डेटा डेटा फंक्शन दोनों को जो है क्लास होल्ड करता है। अब है द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस इज, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। यानी कि पूछ रहा है बताइए सी प्लस प्लस में जो है कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए सी प्लस प्लस में जो है कितने एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स सी प्लस प्लस में जो है 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स सी प्लस प्लस में जो है 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं तो आप लोग जानते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस में जो है 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। नाम उसका क्या क्या है तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। तो पूछ रहा है बताइए ये जो ऑप्शंस दिया गया है, ये जो सिंबल्स दिया गया है, ये सभी सिंबल्स में से जो है हम लोग सी प्लस प्लस में क्लास को एक्सटर्नली डिफाइन करने के लिए, ठीक है, क्लास के मेंबर्स को एक्सटर्नली डिफाइन करने के लिए कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि सी प्लस प्लस में जो है क्लास के मेंबर को एक्सटर्नली डिफाइन करने के लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसका डिस्कशन देखिए। इन सी प्लस प्लस द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली। तो फ्रेंड्स सी प्लस प्लस में जो है हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका क्लास के जो भी मेंबर्स हैं उसको एक्सटर्नली डिफाइन कर सकें। और ये जो फ्रेंड्स आप लोग ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल जो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का सिंबल है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में जानिए। दिस ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई द नेम स्पेस और क्लास टू विच ए पार्टिकुलर मेंबर फंक्शन और वेरिएबल बिलोंग्स। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है हम लोगों को अलाउ करता है ताकि हम लोग स्पेसिफाई कर सकें द नेम स्पेस और क्लास, ताकि जो है हम लोग नेम स्पेस और क्लास को स्पेसिफाई कर सकें टू विच ए पार्टिकुलर मेंबर फंक्शन और वेरिएबल बिलोंग्स। ठीक है, ये हम लोग स्पेसिफाई करें कि नेम स्पेस और क्लास जो है पार्टिकुलर मेंबर फंक्शन का वो किस या फिर किस वेरिएबल से बिलोंग करता है, इसको हम लोग स्पेसिफाई कर सकें। नेक्स्ट है विच कॉन्सेप्ट इज सी प्लस प्लस इज यूज टू रीयूज द रिटर्न कोड। यानी कि रीयूज कोड जो है हम लोग सी प्लस प्लस में कौन से कॉन्सेप्ट में करते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस का कौन सा कॉन्सेप्ट जो है जो कोड रीयूज का परमिशन देता है। ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी है इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स सी प्लस प्लस में जो है हम लोग कोड रीयूज जो करते हैं वो करते हैं इनहेरिटेंस के माध्यम से। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो है हम लोग कोड रीयूज करते हैं वो इनहेरिटेंस के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इन सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इज यूज टू रीयूज द रिटर्न कोड। अब इनहेरिटेंस के बारे में पढ़िए, इतना लंबा देख के इसे डरना नहीं है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अभी हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस इज द कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस
इनहेरिटेंस जो है सी प्लस प्लस का एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते भी हैं। इनहेरिटेंस जो है उप्स का फीचर है। डेट अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस जो है सी प्लस प्लस का एक कॉन्सेप्ट है, उप्स का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि अलाउ करता है क्लास को वो जो है उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर को इनहेरिट कर सके दूसरे क्लास से। It facilitates code reuse by allowing a new class to inherit attributes and methods from an existing class। ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो है हमें कोड रीयूजिबिलिटी का फीचर्स अलाउ करता है बाय अलाउइंग ए न्यू क्लास टू इनहेरिट एट्रीब्यूट एंड मेथड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, ताकि जो है न्यू क्लास जो है एग्जिस्टिंग क्लास से जो है उसके फीचर्स को जो है इनहेरिट कर सके, उसके एट्रीब्यूट को जो है उसके मेथड को जो है इनहेरिट कर सके। ठीक है, न्यू क्लास यानी कि जिसे हम लोग डिराइव्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना है फ्रेंड्स, न्यू क्लास को ही जो है हम लोग डिराइव्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं, और जो पहले से क्लास होते हैं जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उसे हम लोग बेस क्लास कहते हैं। दिस इनेबल्स द डिराइव्ड क्लास टू यूज एंड एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द बेस क्लास। ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो है एक फीचर्स देता है ताकि जो है न्यू क्लास जो है यानी कि डिराइव्ड क्लास जो है बेस क्लास के फीचर्स को जो है इनेबल्स कर पाए। ठीक है, और उसके फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर पाए। प्रमोटिंग कोड रीयूज एंड फैसिलिटेटिंग द क्रिएशन ऑफ हायरार्कीज ऑफ रिलेटेड क्लासेस। तो यही मतलब हो गया कि इनहेरिटेंस जो है हम लोगों को वो फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम लोग कोड को रीयूज भी करते हैं, और साथ में ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कोई भी बेस क्लास यानी कि कोई भी न्यू क्लास जो है यानी कि कोई भी न्यू क्लास यानी कि डिराइव्ड क्लास जो है किसी भी बेस क्लास यानी कि एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर सके और साथ में जो है उसके फंक्शनैलिटी को भी एक्सटेंड कर पाए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो दिए गए ऑप्शंस में जो है पूछ रहा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है इनलाइन फंक्शन के बारे में। तो पहला बोल रहा है इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन के स्पीड को बढ़ा देता है। दूसरा है इट्स स्लोज डाउन द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन को स्लो कर देता है। तीसरा है इट डिक्रीजेज द कोड साइज, ये कोड साइज को डिक्रीज कर देता है। डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई है नन ऑफ द एबव। तो पूछ रहा है कि दिए गए कथन में इनलाइन फंक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है यानी कि करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इनलाइन फंक्शन के बारे में जो है हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी कि इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन, यानी कि इनलाइन फंक्शन जो है फ्रेंड्स सी प्लस प्लस में वो एग्जीक्यूशन के स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग में से जो भी लोग बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस या फिर एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे जो है बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस की क्लासेस कंटिन्यू चलेगी ही चलेगी। तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ताकि आप सभी को जो है नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।